साथियों नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान से जुड़े जितने भी हम एग्जाम देखते हैं और अगर उन एग्जाम में हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की चित्रकला से जुड़ी कोई विषय वस्तु देखते हैं तो परीक्षा में कई बार हमें इस चित्रशैली से जुड़े प्रश्न दिखाई देते हैं। जब हम किशनगढ़ चित्रशैली पढ़ेंगे तो उसके किन किन आयामों को हम ध्यान में रखेंगे, किन किन आयामों को छूने का प्रयास करेंगे, किन किन दृष्टिकोणों से उन आयामों को पढ़ेंगे, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। इस चित्रशैली में हम सबसे पहले इसकी ऐतिहासिकता पर नजर डालेंगे, फिर इस चित्रशैली के स्वर्ण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, किशनगढ़ चित्रशैली से जुड़े प्रमुख चित्र और उनके चित्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके उपरांत किशनगढ़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। इस किशनगढ़ चित्रशैली में हमें वसली चित्र या कागजी चित्रकला भी हमें नजर आती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इस अभ्यास प्रश्न में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी देखेंगे और आरएस मेंस जैसे जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें इस चित्रशैली से जुड़े कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों, हम इस चित्रशैली की ऐतिहासिकता की ओर ध्यान देते हैं। ये चित्रशैली किस प्रकार से अस्तित्व में आई, जब हम इसको सही प्रकार से पढ़ लेते हैं तो जो आने वाली जितनी भी बातें हैं इस चित्रशैली से जुड़ी हुई उन्हें हम आसानी से और सरल तरीके से समझ पाते हैं। जब अब मारवाड़ के इतिहास पढ़ते हैं तो मारवाड़ के इतिहास में एक आप शासक का नाम सुनते हैं, राव मालदेव। और जो राव मालदेव थे उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था राव चंद्रसेन और जो उनके दूसरे पुत्र थे उनका नाम था आपके मोटा राजा उदय सिंह। हालांकि इनके अन्य पुत्र भी है लेकिन हमारे यहाँ जो अभी महत्वपूर्ण भाग है उनमें हम इन दो पुत्रों का नाम देख रहे हैं, राव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह। मालदेव के उपरांत आपके राव चंद्रसेन शासक बने और जब राव चंद्रसेन आपके पराजित हो गए और उनके बाद में जो मारवाड़ के नए शासक बने मोटा राजा उदय सिंह, इन्हीं मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह और इन्हीं किशन सिंह ने आपके 1609 के आसपास में एक नया क्षेत्र स्थापित किया और उस क्षेत्र को हम किशनगढ़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और किशन सिंह से समय ही इस नवीन चित्रशैली का प्रारंभ हुआ। तो मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ पाए होंगे किस प्रकार किशनगढ़ क्षेत्र बना और किस प्रकार से किशनगढ़ क्षेत्र से ही फिर किशनगढ़ चित्रशैली की आपकी शुरुआत हुई। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सन 1609 में किशन सिंह जो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे उन्होंने किशनगढ़ की नींव रखी और इन्हीं के काल से फिर इस शैली का क्या हुआ आपके प्रारंभ हुआ। किशन सिंह के उपरांत आपके जो अगले शासक हमें दिखाई देता है महत्वपूर्ण हमारे लिए वह है रूप सिंह। महाराजा रूप सिंह जब शासक बने किशनगढ़ के, तब जो किशनगढ़ चित्रशैली है उस चित्रशैली में हमें कृष्ण भक्त और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिला है। जब हम कई गाइडुम देखने की हम कोशिश करते हैं, गाइड पढ़ने का हम प्रयास करते हैं तो हमें वहां दिखाई देता है कि कृष्ण भक्त या वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव हमें सावंत सिंह के समय दिखाई देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सावंत सिंह के समय की चरम अभिव्यक्ति थी। सावंत सिंह से पहले ही जो शासक बने रूप सिंह के काल से ही किशनगढ़ चित्रशैली पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। और रूप सिंह के काल से ही चित्रकारों ने कृष्ण भक्ति से जुड़े चित्र बनाने प्रयास कर दिए थे। हालांकि ये प्रारंभिक काल है। कृष्ण भक्ति से जुड़े जो चित्र हैं, वल्लभ संप्रदाय से जुड़े चित्र हैं, रूप सिंह के समय बनने प्रारंभ हुए हैं और उनकी जो चरम अभिव्यक्ति है, जो उनका स्वर्ण काल है, वो फिर हमें नागरदास अर्थात सावंत सिंह के समय दिखाई देता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो हमें महाराजा सावंत सिंह का काल नजर आता है। रूप सिंह के उपरांत जो अगले हमारे लिए महत्वपूर्ण शासक है वो सावंत सिंह है, जो अपने कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए हैं और इन्हीं को ही इतिहास में भक्त नागरीदास के नाम से जाना जाता है। इनका जो कालक्रम है वो 1706 से लेकर 1748 के बीच में रहा है और उन्होंने अपने अंतिम समय में संन्यास ग्रहण किया था और संन्यास ग्रहण करने के बाद ये वृंदावन चले गए थे और इन्होंने अपना अंतिम समय भी वृंदावन में ही बिताया था। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल सावंत सिंह के समय क्यों है, क्यों माना गया है आखिरकार इनका काल स्वर्ण काल? तो अगर उस ओर हम थोड़ी सी नजर डालें तो हमें कुछ विशेषता नजर आएगी कि जो किशनगढ़ चित्रशैली है, जब सावंत सिंह शासक थे तो उस समय चाहे वो आपके प्रकृति से जुड़े चित्र हो, चाहे फिर वो आपके वल्लभ संप्रदाय या कृष्ण भक्ति से जुड़े चित्र हो, चाहे फिर वो आपके नारी सौंदर्य से जुड़े चित्र हो, जितने भी आपके ये विषय वस्तु है इनके सर्वोत्कृष्ट चित्र आपके सावंत सिंह के समय बने हैं। इसलिए सावंत सिंह के काल को ही हमें किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल मानना पड़ेगा। जो आप एक चित्र के बारे में आप खूब सुनते हो इतिहास की पुस्तकों में, बनी ठनी का चित्र,
यह चित्र भी आपके महाराजा सावंत सिंह के समय ही चित्रित किया गया है। तो चाहे प्रकृति का आयाम हो, चाहे आपके कृष्ण भक्ति का आयाम हो, चाहे आप नारी सौंदर्य का आयाम हो, इनसे जुड़े जितने भी जो महत्वपूर्ण चित्र बने हैं वे सब के सब आपके महाराजा सावंत सिंह के काल के हैं। इसलिए किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा सावंत सिंह का काल माना जाता है। तो मेरे हिसाब से अब ये बात आप समझ गए होंगे कि सावंत सिंह के काल को स्वर्ण काल क्यों माना गया है। यहाँ पर आप रटने का प्रयास नहीं करें विद्यार्थियों, अगली स्लाइड में आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे जो आपके सावंत सिंह है अर्थात भक्त नागरदास है, और उनके बाद में जो बणी ठणी है जिनका वास्तविक नाम विष्णुप्रिया है, और नागरदास समय जो महत्वपूर्ण चित्रकार है निहाल चंद, इन तीनों की जो तिकड़ी है एक प्रकार से कह सकते हैं जो त्रिमूर्ति है, इन्होंने ही इस शैली को आपके सर्वोत्कृष्ट रूप दिया। नागरदास के काव्य और गायन, क्योंकि स्वयं नागरदास काव्य और गायन शैली में आपके निपुण थे, और बणी ठणी के संगीत प्रेम, जो विष्णुप्रिया थी वो संगीत प्रेमी थी, संगीत की ज्ञाता थी, और निहाल चंद ने जो काव्य गायन है, जो संगीत प्रेम है, उसको चित्रांकन का रूप दिया। तो इस प्रकार से नागरदास के काव्य गायन, बणी ठणी के संगीत प्रेम और निहाल चंद के चित्रकार, इन तीनों ने आपस में मिलकर इस शैली को सर्वोत्कृष्ट रूप देने का प्रयास किया है। एक तरफ तो देखिए विद्यार्थियों काव्य आया है, एक तरफ काव्य संगीत से जुड़ा है, और इन दोनों को चित्रों का रूप देने का काम आपके निहाल चंद ने किया है। तो इस प्रकार से जो ये तीन आपके व्यक्तित्व हमें नजर आते हैं, इन तीनों के सामूहिक प्रयासों के कारण ही नागरदास का काल किशनगढ़ चित्र शैली का आपके स्वर्ण काल माना गया। किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन महोदय और फैयाज अली महोदय को दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्रों में अधिकांश अक्सर आपके इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक प्रकार से फैक्ट याद रखना है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय आपके एरिक डिक्सन महोदय और फैयाज अली को जाता है। किशनगढ़ चित्र शैली से जुड़े अगर हम चित्रकारों की बात करेंगे तो हमें कई सारे चित्रकार नजर आ जाते हैं, जैसे मोर ध्वज निहाल चंद, अमरचंद, सूर्य ध्वज, लाडलीदास, नानक राम, उदयराम, बदन सिंह, सीताराम धन्ना, भंवरलाल, छोटू, अमरू, सूरजमल, रामनाथ और सवाई राम। इस प्रकार के प्रश्न जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्रों में देखते हैं तो एक आपके सामने समस्या आ जाती है, सर इतनी सारी चित्र शैलियां हैं और इतने सारे चित्रकार हम नाम कैसे याद रखें। तो विद्यार्थियों इस चित्रकारों को जब बात आप देखते हो तो इनमें समझने वाली बात कम है और याद रखने वाली बात ज्यादा है। इसका कोई तोड़ नहीं है, आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्रों में अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि किशनगढ़ चित्र शैली से जुड़े कौन कौन से चित्रकार हैं। वहां पर आप कुछ कथन दिए जाएंगे और उन कथनों में या तो आपको सही कथन का चयन करना है फिर गलत कथन का चयन करना है, लेकिन आपको चित्रकार याद रखने पड़ेंगे। कुछ चित्रकार आपको याद रह सकते हैं, जैसे मोर ध्वज निहाल चंद, इन्होंने बणी ठणी के चित्र बनाया था, इसलिए ये किशनगढ़ शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार है। तो कुछ चित्रकार जो महत्वपूर्ण हैं, हर चित्र शैली से जुड़े हुए हैं, उनके नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर हम मोर ध्वज निहाल चंद की बात करें जो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, ये आपके सावंत सिंह के चित्रकार थे। हम इस बात को समझ चुके पहले ही, सावंत सिंह जो भक्त नागरदास के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इन्हीं के काल में चित्रकार हुए थे मोर ध्वज निहाल चंद। इन्होंने सावंत सिंह की एक पुस्तक थी नागर समुच्चय, इस नागर समुच्चय जो पुस्तक है उसका चित्रण करने का कार्य किया था, और उन्होंने जो दूसरा कार्य किया था वह था बणी ठणी का चित्र। तो बणी ठणी का चित्र बनाया है वो आपके मोर ध्वज निहाल चंद ने ही बनाया है। अब ये बणी ठणी कौन है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस चित्र को देखेंगे। जो बणी ठणी जो चित्र है ये आपके अजमेर सुरसुरा के निवासी जो विष्णुप्रिया है, यही विष्णुप्रिया बाद में इतिहास में बणी ठणी के रूप में आपके प्रसिद्ध हुई थी। इनका मूल नाम आपको विष्णुप्रिया था और ये सुरसुरा अजमेर क्षेत्र की निवासी थी। अब आखिरकार ये है कौन, तो कुछ किताबों में या कुछ आपके इतिहासकार या कुछ विद्वान इस बात पर सहमत है कि ये सावंत सिंह की प्रेमिका या पासवान थी, जिसको मोर ध्वज ने राधा के रूप में चित्रित किया, और वही चित्र बाद में बणी ठणी कहलाया। जो आपके नागरदास थे उन्हीं की पासवान या प्रेमिका थी आपकी ये विष्णुप्रिया, और फिर विष्णुप्रिया का ही चित्र बनाया गया था, लेकिन जब विष्णुप्रिया चित्र बनाया तो उसको राधा का रूप दिया गया, और जब ये चित्र तैयार हो गया तो उसी चित्र को इतिहास में क्या नाम दे दिया गया, आपके बणी ठणी नाम दे दिया गया। अब ये चित्र किस प्रकार का है, तो इस चित्र को आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे तो ये है आपके बणी ठणी का चित्र। तो आप इस प्रकार इस चित्र को देखिए, और इस चित्र को ही बणी ठणी नाम आपके दिया गया है। एक पक्ष ये कहता है कि जो ये आपके विष्णुप्रिया है ये संगीतज्ञ और कवियत्री थी, जिसको राज परिवार में मां या बहन के समान सम्मान प्राप्त था, और इस सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए ही उसका चित्र बनाया गया, और उसी चित्र को फिर इतिहास में बणी ठणी के नाम से जाना जाता है।
हालांकि दोनों में से कौन सा आपके कथन ज्यादा उचित है, इस पर विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन इतनी जरूर ये बात आपके तय है कि ये चित्र आपके विष्णु प्रिया का है, जो अजमेर सुरसुरा के निवासी है, और ये सावंत सिंह के समय चित्र बनाया गया था। चित्र बनाने का काम मोरध्वज निहालचंद ने किया था। एरिक डिक्सन महोदय ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। अब विद्यार्थियों यहाँ पर एक शब्द आया मोनालिसा। ये मोनालिसा क्या है विद्यार्थियों? तो विद्यार्थियों मोनालिसा एक चित्र है, एक महिला का। हम ज्यादा इतिहास की ओर तो नहीं जाएंगे, जितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण बात उतनी पढ़ेंगे। मोनालिसा एक महिला का चित्र है जिसको लियोनार्डो दे विंची ने आपके चित्रित किया था। लियोनार्डो दे विंची आपके इटली के चित्रकार थे और उन्होंने एक महिला का चित्र बनाया। उस महिला के जो मुस्कान है वो एक रहस्यमयी मुस्कान मानी गई है, और रहस्यमयी मुस्कान होने की वजह से ही उस महिला के चित्र को मोनालिसा कहा है, क्योंकि मोनालिसा के समकक्ष ही इस बनीठनी को माना गया है। जिस प्रकार विश्व में मोनालिसा का चित्र प्रसिद्ध है, उसी प्रकार राजस्थान में बनीठनी का चित्र प्रसिद्ध है। भारत में ये बनीठनी आपके प्रसिद्ध है, इसलिए बनीठनी के चित्र को भारत की मोनालिसा कहा है। तो मोनालिसा का अगर चित्र देखेंगे तो ये देखिए, आपके इस चित्र को चित्रित करने का श्रेय लियोनार्डो दे विंची को दिया जाता है। ये बात हम भी पढ़ चुके हैं। और जो आपके इसके चेहरे के हाव भाव देखोगे तो यहां पर आपको एक मुस्कान नजर आएगी, और ऐसा ही चित्र आपके मोरध्वज निहालचंद ने बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि इन दोनों के चेहरों की जो मुस्कान है वो एक जैसी है, इसलिए तुलना की गई है। और तुलना करते हुए एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन के अलावा जो कृपाल सिंह शेखावत है, उन्होंने भी कहा था कि ये जो चित्र है वो मोनालिसा के समकक्ष है। इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए 1973 में भारत सरकार ने जो बनीठनी का चित्र है उस पर 20 पैसे एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो यहाँ पर हम बनीठनी कौन है, उसकी क्या विशेषता है, उन चित्रों को या उन बातों को हम अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। मोनालिसा के चित्र हमने देख लिया है। जो बनीठनी का चित्र है वो जो आपके पेरिस का अल्बर्ट हॉल है वहां पर उसकी एक प्रति सुरक्षित है, और जो किशनगढ़ संग्रहालय है यहाँ पर भी इसकी एक प्रति आज भी सुरक्षित आपको दिखाई देती है। अब इस चित्र को विद्यार्थियों आप अच्छे प्रकार से देख पाए हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि चित्र किसका है, किसने इसको चित्रित किया है, किस काल में इसका चित्रण हुआ है। लेकिन विद्यार्थियों जो आरपीसी है, जो अधीनस्थ बोर्ड है, अपनी परीक्षा लेने के तौर तरीकों में बदलाव कर रहा है, तो हमें भी अपनी तैयारी को उसी अनुरूप करना चाहिए। अब आपसे ये प्रश्न पूछने की संभावना कम रहेगी कि चित्र किसने बनाया और कब बनाया है। अब प्रश्न इस बात की बनने की संभावना रहती है कि आखिरकार इस चित्र में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती है। तो अगर हम इस चित्र की विशेषताओं की ओर नजर डालें तो जो पहली विशेषता हमें नजर आती है, चित्र में महिला का चेहरा अत्यधिक आदर्श और शैलीबद्ध है। इसका जो जो आपके बनीठनी का जो चित्रण किया गया है, चित्रण करते हुए ध्यान रखा गया है कि जो इसके चेहरे की जो बनावट है वो आदर्श स्थिति में होनी चाहिए, उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, वो शैलीबद्ध होनी चाहिए। तो पहली विशेषता हमें नजर आती है। दूसरी विशेषता हम देखेंगे खंजर जैसी लंबी और नशीली आंखें। अगर आप इनकी आंखों की ओर ध्यान देखें तो ये जो आंखें हैं वो हमें खंजर जैसी नजर आ रही है। ऐसा ही प्रश्न हम पिछले चित्र शैली में पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था जो बूंदी चित्र शैली है उनमें जो नारी की जो आंखें हैं वो आंखें आपके आम के समान चित्रित की गई है, जबकि खंजर जैसी आंखें हमें किशनगढ़ चित्र शैली में दिखाई देती है। अगली विशेषता हम देखें तो कमान के आकार की झुकी हुई भौहें हैं। इनकी जो नाक है तिक्की और नुकीली हमें टोडी नजर आती है। जो नाक का चित्रण हुआ है वो हमें नुकीली प्रकार दिखाई देता है। मुस्कान, चंचल मुस्कान के साथ अंदर की ओर मुड़े हुए होठ है। अगर आप इसकी मुस्कान के देखेंगे चेहरे पर तो ये वैसी ही मुस्कान है जैसे हमें मोनालिसा के चित्र में दिखाई देती है। और मुस्कान के आधार पर ही इन दोनों चित्रों की तुलना करते हुए एरिक डिक्सन महोदय ने इसी बनीठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। आभूषण और वेशभूषा, अगर आप देखेंगे विद्यार्थियों तो देखिए जो आपके देखिए आपके इनके सिर पर देखिए, गले में देखिए, बाजू में देखिए, हर जगह हमें आभूषण दिखाई देते हैं। और एक किसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में सवाल पूछा भी गया था कि बनीठनी ने जो नाक में जो आपके आभूषण पहना है उस आभूषण का नाम क्या है। तो जिन्होंने जो नाक में आभूषण पहना है उस आभूषण का नाम आपके बेसरी है। तो कई बार आपके चित्रों को किस प्रकार से आभूषण युक्त किया गया है उनसे जुड़े सवाल भी आपके पूछ लिए जाते हैं। तो हमें इस स्लाइड में बनीठनी से जुड़े हुए जितनी भी विशेषताएं नजर आती है वो हमने सारे देखने का प्रयास आपके किया है। आगे हम बात करेंगे दूसरे चित्र की, तो वह है चांदनी रात की संगोष्ठी। अभी हमने किशनगढ़ चित्र शैली का जो पहला चित्र देखा था वो बनीठनी का था। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं चांदनी रात की संगोष्ठी, और इसके जो चित्रकार थे वो अमीरचंद थे। अब ये चांदनी रात की संगोष्ठी किस प्रकार का चित्र है, तो देखिए विद्यार्थियों इस चित्र में क्या किया गया है कि आपके एक रात का दृश्य बनाया गया है जिसमें आपको चांद नजर आएगा और चांद के साथ हमें कुछ आपके तारे भी नजर आएंगे।
और इनके साथ एक चित्र नायक का बना हुआ है और एक चित्र आपके नायिका का बना हुआ है और इनके आस-पास कुछ आपके दास खड़े हैं। तो इस प्रकार का एक आपके चित्र बनाया गया है जिसमें नायक नायिकाएं आपस में वार्तालाप कर रही है, उनके पीछे कुछ दास खड़े हैं और ये रात्रि का दृश्य है। हमें आसमान की ओर चांद और तारे दिखाई देते हैं। तो इस चित्र को बोलते हैं चांदनी रात की संगोष्ठी और इस चित्र को बनाने का श्रेय आपके अमीर चंद को दिया जाता है। ऐसा ही एक चित्र और है आपके नौका विहार का चित्र। इसको चित्रित करने का श्रेय आपके बदन सिंह, नानक राम और उदय राम को सम्मिलित रूप से दिया जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक झील या तालाब बनी हुई है और इसमें किस प्रकार से नायक और नायिकाएं आपके विहार कर रहे हैं और पीछे आपको परिदृश्य में आपको प्रकृति से जुड़े हुए चित्र दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से जो आपकी किशनगढ़ शैली है, उस किशनगढ़ शैली में हमें 3 चित्र महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। एक चित्र तो हो जाएगा आपके बनी ठनी का चित्र, दूसरा हो जाएगा आपके चांदनी रात्रि की संगोष्ठी का चित्र और तीसरा हो जाएगा आपके नौका विहार का चित्र। अगर हम इस शैली की विशेषताओं की बात करेंगे तो हमें पहली विशेषता नजर आएगी कि इस शैली पर कांगड़ा और कश्मीरी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जो पहाड़ी क्षेत्र में जो शैलियां विकसित हुई है चित्रकला की, उनमें आपके एक शैली आपकी कांगड़ा शैली और एक शैली आपकी कश्मीरी शैली। तो कांगड़ा और कश्मीरी शैली में जिस प्रकार से प्रकृति का चित्रांकन हुआ है, वैसे चित्रांकन हमें किशनगढ़ शैली में दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किशनगढ़ शैली पर आपके कांगड़ा और कश्मीरी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इस शैली में हमें कृष्ण लीलाओं या कृष्ण राधा का चित्रण दिखाई देता है और इनके चित्रों पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। अब आपको ये रटना नहीं है, अगर आपको चित्रों को देखेंगे तो आप आसानी से कह पाएंगे कि हाँ, इस शैली पर हमें कृष्ण लीलाओं या फिर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे ये चित्र देखिए, इस चित्र में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस चित्र को भी देखिए, यहाँ पर पुनः श्री कृष्ण और राधा के जो आपसी आध्यात्मिक प्रेम है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। एक और चित्र देखिए, यहाँ पर भी आपके श्री कृष्ण और राधा को चित्रांकन करने का प्रयास किया है। तो इन तीनों चित्रों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय या कृष्ण भक्ति का आपके प्रभाव हमें नजर आता है। अगली अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो इस चित्र शैली में बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया गया है। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था और बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया था। किशनगढ़ चित्र शैली में प्रकृति का वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ है। जैसे चित्रों में हमें चांद भी दिखाई देंगे, तारे भी दिखाई देंगे, झील भी दिखाई देंगे, बत्तख, फूल, नौकाएं, सुदूर दूर तक फैली झीलें, कलरव करते हंस, तैरती नौका, प्रेमालाप करते राधा और कृष्ण, इन सब के जोड़े हमें चित्र दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमें पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, पक्षी भी नजर आ रहे हैं, वृक्ष भी नजर आ रहे हैं और आपके तालाब भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपके नायक नायिकाओं के भी जुड़े हुए हमें चित्र हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार इस चित्र को देखिए, वहां पर फिर हमें कुछ आपके श्री कृष्ण के, आपके राधा और कुछ आपके यहाँ पर उनके दासियों के चित्र नजर आ रहे हैं और आप परिदृश्य में देखेंगे तो आपको वृक्ष नजर आ रहे हैं, तालाब नजर आ रहे हैं, नदी नजर आ रही है, पहाड़ियां नजर आ रही है। इसी प्रकार इस चित्र को देखिए, यहाँ पुनः एक नायिका का चित्र आ रहा है। इसमें फूल हैं, पहाड़ हैं, बादल हैं, झीलें हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये किशनगढ़ चित्र शैली है, इसमें प्रकृति का वैविध्यपूर्ण चित्रण आपके दिखाई देता है। अगली विशेषता अगर बात करेंगे तो नारी सौंदर्य का प्रमुखता से चित्रण हुआ है। जिस प्रकार कोटा और बूंदी में शिकार के दृश्यों का प्रमुखता से चित्रण हुआ है, उसी प्रकार किशनगढ़ चित्र शैली में हमें नारी सौंदर्य का प्रमुखता से चित्रण मिलता है। जैसे अगर आपने ये बनी ठनी का चित्र देखा है तो हमें यहाँ पर नारी सौंदर्य की हमें चरमोत्कर्ष रूप देखने को मिलता है, जहां पर उनके चेहरे का चित्रांकन शैलीबद्ध किया गया है, आकर्षक किया गया है और जो बनावट है उस बनावट में हमें एक सरलता नजर आती है और चेहरों को आभूषणों से ढका हुआ है। तो नारी सौंदर्य को यहाँ पर सही ढंग से आपको चित्रित करने का प्रयास किया गया है। जब नारी सौंदर्य को प्रमुखता से चित्रित किया है तो ये प्रयास किया गया कि उनका जो वर्ण है वो गौर रखा गया है, उनको वस्त्र आभूषण पहनाए गए हैं, उनका शरीर सुसज्जित है, नाक में बेश्री आभूषण, हमने पहले चर्चा कर ली थी, जो ये आभूषण पहना हुआ उसको बेश्री बोलते हैं, और खंजर के समान आंखों का इनका चित्रण किया गया। ये भी बात हम पढ़ चुके हैं। जो खंजर के समान आंखें दिखाई देती है वो बनी ठनी में हमें नजर आती है। केले के वृक्ष की प्रधानता रखी गई है और इस किशनगढ़ चित्र शैली में हमें प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों के चित्र भी नजर आते हैं और जब चित्र बनाए जा रहे हैं तो उसमें गुलाबी, हरे और सिंदूरी रंग का प्रयोग आपके किया गया है। तो इस प्रकार से हमने
इस किशनगढ़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताओं पर नजर डालने का प्रयास किया है। और जो अंतिम विशेषता है इस चित्रशैली की, वो है कागजी या वसली चित्रण। अब कागजी या वसली चित्रण क्या होता है विद्यार्थियों, कि कई आपके पतले पतले आपके कागज लिए जाते हैं। उन कागजों को एक दूसरे को परखते हुए कोई आटे या अन्य चिपचिप पदार्थ से चिपका दिया जाता है, और सबसे ऊपर वाले फिर आपके जो कागज होता है उस पर चित्रण किया जाता है, उस पर चित्र बनाए जाते हैं। तो कागज पर कागज रखकर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हीं को कागजी या वसली चित्रण कहते हैं, और ये आपके किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता है। तो इस प्रकार साथियों, हमने इस कक्षा में किशनगढ़ चित्रशैली की ऐतिहासिकता को देखा, इस शैली के स्वर्णकाल की चर्चा की, इस शैली के प्रमुख चित्र और उनके चित्रकारों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया, उसकी विशेषताओं को देखा, और अंत में हमने वसली चित्र क्या होता है, कागजी चित्रण क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन किया। अब इस चित्र शैली से जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्नों की ओर हमें नजर डालेंगे, तो हमें और ये चित्र शैली आसानी से और समझ में आएगी। अगर हम पहले प्रश्न की ओर चर्चा करें, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि किशनगढ़ शैली से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको बताना कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। पहला कथन देखिए विद्यार्थियों, यह शैली नारी सौंदर्य के चित्रण के लिए विख्यात है। ये कथन बिल्कुल सही है। इस आपके जो शैली है आपकी किशनगढ़ शैली, इसमें या आप राधा का चित्र मान लीजिए, मणिठणी का चित्र मान लीजिए, ये सभी चित्र आपके नारी सौंदर्य के लिए विख्यात है। सावंत सिंह का काल इस शैली का स्वर्णकाल माना गया है, ये बात बिल्कुल सही है। सावंत सिंह के समय हम देखते हैं कि एक प्रकार से काव्य, संगीत और फिर चित्रांकन, इन तीनों का समागम हुआ है, और तीनों के समागम के कारण ही सावंत सिंह का काल आपके स्वर्णकाल माना गया है। मणिठणी चित्र को मोर ध्वज ने राजस्थान की मोनालिसा कहा है, यह कथन गलत हो जाएगा। मणिठणी का चित्र मोर ध्वज ने बनाया है, लेकिन इसको मोनालिसा कहने का जो श्रेय है वो एरिक डिक्सन मोदी को जाता है। तो इस प्रकार तीसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन आपके सही हो जाएगा। चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र का संबंध इसी शैली से, ये बात ही बिल्कुल सही है। मणिठणी, चांदनी रात की संगोष्ठी, ये दोनों चित्र और विहार करती नौकाएं, ये तीनों चित्र आपके किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। तो ये चौथा कथन भी आपके सही हो जाएगा। तो हमें गलत कथन छांटना, तो गलत कथन केवल 3 है। तो जो 3 नंबर ऑप्शन पर आपकी गलत कथन दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 3। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र में आजकल के इस प्रकार से कथन वाले सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं, तो हमने ऐसा ही प्रश्न लेने का प्रयास किया है। अब आरएस मेन जुड़े जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें इस शैली से जुड़े कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो हमने प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा सरल रखने का प्रयास किया है, ताकि आप जब इनका अभ्यास करेंगे तो शुरुआत में जब आप सरल प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो आपके लिखने की जो प्रवृत्ति है वो अच्छी होती जाती है। अगर हम पहला प्रश्न देखेंगे, मणिठणी चित्र की 2 विशेषताएं बताइए, तो हमने मणिठणी चित्र की कम से कम 3-4 विशेषता पढ़ी है। उनमें आप 2 विशेषता आसानी से बता सकते हो कि मणिठणी को आपके सुसज्जित शरीर है उनका, और सुसज्जित शरीर के साथ में उनको आभूषण पहने दिखाया गया है। जैसे उनके नाक में आपके बेस आभूषण है, उनकी आंखें आपके खंजर के समान है। तो ये 2 विशेषताएं मणिठणी चित्र की हो गई। इसी प्रकार जो आपके अगला सवाल है विद्यार्थियों, उसको देखिए। किशनगढ़ चित्र शैली में प्रकृति, नारी सौंदर्य, प्रेम भाव के चित्रण की चरम अभिव्यक्ति दिखाई देती है, कथन की समीक्षा कीजिए। 5 नंबर के आपके जो सवाल होते हैं उसमें इस प्रकार सवाल पूछने की संभावना रहती है। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, 3 आयाम दिए हुए हैं। प्रकृति का आयाम दिया हुआ है, नारी सौंदर्य का आयाम दिया हुआ है, और प्रेम भाव का आयाम दिया हुआ है। तो प्रकृति, जब आपने चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र देखा था विद्यार्थियों, तो उसमें आपने देखा था किस प्रकार चांद बने हुए, किस प्रकार तारे बने हुए हैं, और किस प्रकार से झीलें बनी हुई हैं। तो उस चित्र से हमें पता लग रहा है कि भाई इस शैली में प्रकृति का चित्रण हुआ है। आपने मणिठणी या राधा का चित्र देखा है, तो वहां पर नारी सौंदर्य अभिव्यक्ति होती है, और जब आप कृष्ण और राधा का चित्र देखते हैं तो वहां आध्यात्मिक प्रेम भाव प्रकट होता है। तो हम कह सकते हैं किशनगढ़ चित्र शैली में जो प्रकृति भाव है, नारी सौंदर्य का भाव है, जो आध्यात्मिक प्रेम का भाव है, इन तीनों का चित्रण आपके बड़े अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप आसानी से कर पाओगे। किशनगढ़ चित्र शैली पर कृष्ण भक्ति, कृष्ण राधा प्रेम भाव का प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले 2 उदाहरण दीजिए। आपको ऐसे 2 उदाहरण बताने जिनसे ये आपको पता लग जाए कि इनके चित्रों में हमें कृष्ण भक्ति या कृष्ण राधा प्रेम का भाव प्रकट होता है। तो एक आपने मणिठणी का चित्र देखा, और इस मणिठणी के चित्र को बनाते वक्त राधा को नजर में रखा गया था, किस प्रकार से राधा को चित्रित करना है उसको ध्यान में रखते ही मणिठणी का चित्र बनाया। फिर आपके कई सारे ऐसे चित्र बने हैं श्री कृष्ण और राधा जी के, जिनमें उनके आध्यात्मिक प्रेम प्रकट होता है। इन दोनों चित्रों से हम पता लगा सकते हैं कि जो चित्र शैली है उस पर कृष्ण भक्ति या कृष्ण राधा के जो प्रेम भाव उसको प्रकट करने का प्रयास किया है।
वसली या कागजी चित्रण क्या होते हैं पढ़ लिया अभी हमने कि जो बड़े कागज होते हैं उस पर पुनः छोटा कागज लिया जाएगा, फिर छोटा कागज लिया जाएगा और आपस में उनको चिपकाया जाएगा और सबसे ऊपर वाला जो कागज उस पर चित्र बना दिया जाएगा। तो इसी शैली को आपके कागजी या वसली चित्रण शैली कहा जाता है। किशनगढ़ चित्र शैली के विकास में रूप सिंह और सावंत सिंह के योगदान की चर्चा कीजिए। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार रूप सिंह के काल से ही इस शैली में कृष्ण भगवान से जुड़े हुए आपके चित्र बनने लगे, वल्लभ संप्रदाय से जुड़े चित्र बनने लगे और सावंत सिंह के समय तो ये दोनों कार्य आपके चरम स्थिति में चले गए थे, जहां पर आपके उनकी पासवान बड़ी छड़ी को भी राधा के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया था और सावंत सिंह के काल में ही मोर ध्वज निहालचंद जैसे चित्रकार हुए थे जिनके समय बड़ी छड़ी ने चित्र आपके बनाया था। तो इस प्रश्न का भी आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। और अंतिम जो सवाल है वह है किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब देखिए विद्यार्थियों, हमने खूब सारी किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषताओं को देख लिया है। जैसे एक बार हम पुनः ध्यान देंगे इस तरफ तो हमें और समझ में आ जाएगा ये। जैसे जिसकी पहली विशेषता थी ये कांगड़ा और कश्मीरी शैली से प्रभावित है, कृष्ण लीलाओं का हमें प्रभाव दिखाई देता है। अगली जो विशेषता है वो है कि बड़ी छड़ी को राधा के रूप में चित्रित किया है, प्रकृति का वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ है। इसके साथ ही नारी सौंदर्य का इसमें ध्यान रखा गया है और जो केले के वृक्ष हैं वो दिखाए गए हैं। किस प्रकार बादलों का चित्रण हुआ है, गुलाबी हरे सिंदूरी रंग का प्रयोग हुआ है और वसली चित्रण का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये सारी विशेषताएं हमें इस किशनगढ़ चित्र शैली में दिखाई देती है। अब आने वाली कक्षा में किसी और हमें रुचिकर विषय वस्तु को लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।